हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज से हम लोग हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम लोग अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, वो है रॉन्ग रिवीजन। सॉरी। ओके। रॉन्ग रिवीजन, ये हमारी नई सीरीज है। इसमें क्या है कि जो जितने भी हमारे एग्ज़ाम हम अटेंड करेंगे, टेस्ट अटेंड करेंगे, टेस्ट में जितने भी गलत हुए हैं उनको यहाँ पे रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, what is the basket, what is it used for। तो बेसगेट के लिए पूछा गया था, जो कि मैंने गलत किया था। बेसगेट किसके लिए होता है? ये शुगर केन के लिए का वेस्ट होता है, जो कि मेक पेपर बनाने के लिए काम होता है। शुगर केन वेस्ट टू मेक पेपर। शुगर केन वेस्ट इज रिच इन सेलुलोज, इज यूज्ड फॉर द पेपर मेकिंग। ओके। शुगर केन वेस्ट particularly बेस गैस नहीं था, वो बैगेस था। इट इज़ अ प्लेंटीफुल एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ द सेलुलोज फाइबर, मेकिंग इट अट्रैक्टिव मटेरियल ऑफ पेपर प्रोडक्शन। अच्छा है, पेपर प्रोडक्शन होता है ऐसे। बैगेस अंडरगोज पल्पिंग टू सेपरेट सेलुलोज फ्रॉम लिग्निन and impurities through the mechanical chemical treatment, breaking it down into fibers. Baggage cellulose fiber mixed with the water form a pulp and spread on a screen to create a uniform layer. Draining water leaves behind interwoven fiber mat। ठीक है। इसके अलावा ये जो बाकी चार चीज़ों के ऑप्शन दिए गए थे, वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र होता है, ये कंपोस्ट ही समझ में आ रहा है, फर्टिलाइज़र है। बायोगैस फ्यूल है। लिक्विड वेस्ट फर्टिलाइज़र एज फर्टिलाइज़र। ट्रीटमेंट ऑफ द ऑर्गेनिक लिक्विड वेस्ट, जो ऑर्गेनिक लिक्विड वेस्ट होगा वो एज ए फर्टिलाइज़र के रूप में हम यूज कर सकते हैं। रिच इन न्यूट्रिएंट और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। हर एक लिक्विड वेस्ट नहीं, जो ऑर्गेनिक लिक्विड वेस्ट होगा वो वाला। अप्लाइड फॉर द क्रॉप ऑफ द सॉइल टू ग्रोथ ऑफ द प्रोडक्टिविटी एंड वगैरह वगैरह इसके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हाट के द परमिसिबल इंक्लाइन इन बेल्ट कन्वेयर बी मैक्सिमम, जो इन विच केस विल बी द परमिसिबल इंक्लाइन, जो इंक्लाइनेशन ज़्यादा हो सकता है वो कौन से केस में हो सकता है? विल बी मैक्सिमम बेल्ट कन्वेयर के टाइम पे। तो ड्राई सिल्का सैंड अगर है, या फिर फाउंड्री सैंड या वेट क्ले, मैंने जो लगाया था वो कोल और माइन, क्योंकि वो काफ़ी गड्ढा गहराई से होता है, धरती की काफ़ी गहराई में जा कर के माइन किया जाता है। लेकिन वहाँ पे ये नहीं होता है, बेल्ट नहीं यूज किया जाता वहाँ पे, वो यूज किया जाता है क्या नाम, ऐसे, या फिर रेलवे लाइन बिछा दी जाती है ना, तो वहाँ से आता है। तो उस हिसाब से होता है वो भी। जब ऐसे कोई ढलान है, यहाँ से खुदाई हो रही है, यहाँ तक रेलवे लाइन गई है, यहाँ पे खुदाई हुई, यहाँ पे बाहर आ जाता है सीधा मटेरियल। वो कई मूवियों में भी आपने देखा होगा, तो मिस परसेप्शन था मेरा। और यहाँ पे जो होगा फाउंड्री सैंड के लिए मैक्सिमम हम यहाँ पे एंगल इंक्लाइनेशन ऑफ द बेल्ट कन्वेयर का यूज कर सकते हैं। द परमिसिबल इंक्लाइनेशन ऑफ द बेल्ट कन्वेयर इज मैक्सिमम एंगल एट विच द कन्वेयर कैन बी ऑपरेट विदाउट द मटेरियल स्लाइडिंग बैक डाउन द बेल्ट, जो स्लाइड ना करे उसके लिए यूज करें। द एंगल ऑफ द इंक्लाइन डिपेंड्स ऑन द सेवरल फैक्टर इंक्लूडिंग द टाइप ऑफ द मटेरियल being conveyed, the belt speed and the surface characteristic of the belt. Dry silica sand has a high angle of the repose, which means that it can be conveyed at steeper angle without sliding back. However, foundry sand is more cohesive। ठीक है, ड्राई तो यूज कर सकते हैं, ड्राई के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, conveyed at the steeper angle without sliding back।
हाई एंगल ऑफ रिपोज, ड्राई सिलिका के पास हाई एंगल ऑफ रिपोज आता है, लेकिन फाउंड्री सैंड इज मोर कोहेसिव एंड हैज लोअर एंगल ऑफ रिपोज. दिस मीन्स that is more likely to slide back down belt if inclined is too steep. Wet clay has a very low angle of repose and is difficult to convey on belt. It is often necessary to use screw conveyor or other type of the conveyor wet clay. Coal run of mine has a moderate angle of repose, can be conveyed on a belt at the relatively steep angle. However, it is important to ensure that belt speed is not too high, as can be coal of the side back down the belt. Therefore, the permissible inclination of the belt conveyor will be maximum for foundry sand, which has a lower angle of repose and likely to slide down on the belt. स्लाइड हो सकती है बेल्ट पर, ठीक है. बेल्ट कन्वेयर पे फाउंड्री सैंड कम यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका एंगल ऑफ रिपोज कम होता है और कोहेसिव हाई होती है. यहाँ पे क्ले का कोहेसिवनेस ज़्यादा मान सकते हैं, बट यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज उसका ज़्यादा होता है, इसलिए उसको नहीं कर सकते, ठीक है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. बेंचमार्क इज एस्टेब्लिश्ड बाय द स्पिरिट लेवल. मैंने लगाया था ट्रिग्नोमेट्रिक लेवल. यहाँ पे देखते हैं बेंचमार्क. एक बेंचमार्क मीन्स अड्डा मान लेते हैं हम, याद रखने के लिए ट्रिक है. लोगों का जो स्पिरिट समझते हो ना, स्पिरिट को एक तरह से हम अल्कोहल से भी रिलेट कर सकते हैं. तो जो भी अल्कोहल या दारू पीने वालों का अड्डा होता है, ठीक है ना, तो इसे बेंचमार्क स्पिरिट लेवल. अब यहाँ पे देखते हैं डायरेक्ट लेबलिंग. इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द लेबलिंग. दिस मेथड a spirit level fixed to a telescope of a leveling instrument is used to make line of sight horizontal. स्पिरिट लेवल से क्या पता करते हैं, लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल है या नहीं. ओके. line of sight. These vertical distance are used to horizontal. Vertical distance are measured with respect to horizontal line. ठीक है, ये हमारी horizontal line है. इसके एंगल में अगर हम यहाँ पे रोटेट करेंगे तो vertical distance आएगी. Vertical distance are measured with respect to horizontal line of sight. These vertical distance are used to compute the different elevation of the various point. The direct leveling is also known as spirit leveling. डायरेक्ट लेवलिंग जो होती है वो स्पिरिट लेवलिंग भी कही जाती है. The surveyor is concerned mainly with direct leveling. This chapter deals mainly with direct leveling. ओके, जो लेवलिंग हम लोग पढ़ते हैं वो स्पिरिट लेवलिंग होती है, डायरेक्ट लेवलिंग कहते हैं उसको. तो बेंचमार्क किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है, स्पिरिट लेवलिंग या डायरेक्ट लेवलिंग के थ्रू. अगला क्वेश्चन देखते हैं. इन केस ऑफ वेव क्रिपलिंग द डिस्पर्शन ऑफ लोड फ्रॉम बेयरिंग प्लेट टेकन एज. इन केस ऑफ वेव क्रिपलिंग द डिस्पर्शन ऑफ लोड फ्रॉम बेयरिंग प्लेट टेक एट 30 डिग्री. मैंने जो लगाया था 45 लगाया था, लेकिन गलत हुआ, 30 सही है. तो वेव क्रिपलिंग क्या होता है, इट इज़ द क्लॉकवाइज फेलियर ऑफ द बीम वेव ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेसिव लोड ओवर अ स्मॉल लेंथ ऑफ द बीम. ठीक है, तो ये हमारा वेव क्रिपलिंग हो जाएगा, जो कि ऐसा रहेगा
बिलो लोड एट लोड सपोर्ट, लोड के ऊपर ये हो जाएगा, सपोर्ट पर ऐसा होगा, इस हिसाब से हो जाएगा। इट occur at a point application of the concentrated load and point of the support of beam. Load applied over a short length of beam पर अप्लाइड किया गया है और कैन केस फेलियर ड्यू टू द क्रशिंग ड्यू टू हाई कंप्रेसिव स्ट्रेस इन वेव ऑफ बीम below the load or above reaction. This phenomena is known as a wave coupling or wave crushing. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, वेव कपलिंग या वेव क्रशिंग। Practical and commonly used bearing length B are usually large enough to prevent wave coupling from. Practical and commonly used bearing length B are usually large enough to prevent the wave coupling from occurring. An assumption is made that the load spread out along 30-degree line so that critical area of stress which occur at the toe of the fillet has a length of B plus 2K under the load and B plus K at the reaction and with TW. The compressive stress at toe of the fillet should not exceed permissible stress sigma P, which is equal to less than 0.75 FI. ओके, तो यहाँ पे जो हमारा in case of the wave coupling dispersion of the load from bearing plate take place at 30 degree. आई थिंक ये 30 डिग्री होगा, ना कि 45 डिग्री। आगे देखते हैं। वेव कपलिंग में 30 डिग्री कैसे याद रखेंगे, वेव कपलिंग हो रहा है बे 23 होता है ना, इसको 3 मान लो, W इसको उल्टा कर दो 3 0, ठीक है। द पॉइंट वी है द अलाइनमेंट चेंज फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन, सॉरी फांसी के लिए। द पॉइंट वी है alignment change from a straight line or tangent to a circular curve is called as alignment changes from the straight line or tangent। तो इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। मैंने पॉइंट ऑफ टेंजेंसी लगा दिया था, चेंज कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होता था, एंड पॉइंट ऑफ द कर्व इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। हाँ, यहाँ से टेंजेंट पड़ता है ना, ये जा रही टेंजेंट लाइन, where the tangent become the straight line। और द पॉइंट ऑफ कर्व क्या होता है, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कर्व इज कॉल्ड, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कर्व इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कर्व। पॉइंट ऑफ कर्व होता है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी यही होता है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी T2 T1 दोनों हो जाएगा। और कमेंसमेंट द स्ट्रेट starting point of the curve is called the point of curve. Point of commencement different point on a simple curve are denoted by the figure as shown। ये हो गया कवर। तो P1 क्या है, T1 क्या है, पॉइंट ऑफ कर्व और पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट टेंजेंट पॉइंट। T2 क्या है, एंड पॉइंट ऑफ द कर्व।
अब टेंजेंसी स्टार्ट हुआ एंड हुआ, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इसको बोला जाता है, जो कि एंड होता है। टेंजेंट पॉइंट बोलेंगे तो पहला स्टार्टिंग, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोलेगा तो एंड वाला। बी हो जाएगा इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और T1F और T2 लेंथ ऑफ कर्व हो जाएगा। OF जो हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्व हो जाएगा। और जो हमारा अलाइनमेंट चेंज फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन, और टेंजेंट टू अ सर्कुलर कर्व इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कर्वेचर, POC। ओके, अगला देखते हैं। A longitudinal crack which is usually normal to the annual ring के नॉर्मल होता है, इज कॉल्ड चेक्स। लॉन्गिट्यूडनल क्रैक बोला गया है। अच्छा, ये हो गया नॉर्मल या परपेंडिकुलर, पैरेलल। तो इसको चेक बोला गया है। मैं हार्ट शेक समझ रहा था, क्योंकि ये जाता है ना तो 90 डिग्री पे कट करेगा। ये हुआ एनुअल रिंग और यहाँ से कटता जाएगा, तो हार्ट शेक नहीं है। लेकिन ये चेक्स है। चेक्स होता कैसा है? हार्ट शेक ये हो गया। It is a longitudinal crack which is usually normal to the annual rings. These adversely affect the durability of the timber because of the radially admit moisture and air. बात तो सही है, लेकिन इसका है कहाँ पे? कब से अपीयर्ड? चेक अलग होता है, ये कब से हो गया है। चेक्स इन द टिम्बर, देखता हूँ अभी, जस्ट वेट। चेक्स इन टिम्बर, दरार आ जाती है जो लंबवत। इधर सेक हो गया, चेक चाहिए हमको। कब बेटर डिजाइन मिल जाए, ऐसा पता चले कब सेक हो गया ये, बट चेक होता है। दरार आ रही परपेंडिकुलर टू द एनुअल रिंग, यही हो रही है चेक। ठीक है। यहाँ पे जो दरार आएगी, क्रैक आएगा, उसी को चेक्स बोलते हैं, चेक्स या क्रैक्स। ठीक है, तो ये जो लंबा क्रैक्स चला जाएगा,
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इसको हम चेक्स बोल देंगे। लॉन्गिट्यूडनल क्रैक विच इज यूजुअली नॉर्मल टू द एनुअल रिंग, ये हमारी पूरी ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्गिट्यूडनल क्रैक चेक्स क्रैक्स चेक्स। अगला क्वेश्चन द पीरियड ऑफ द क्लीनिंग ऑफ द स्लो सैंड फिल्टर इज यूजुअली। स्लो सैंड फिल्टर काफ़ी टाइम बाद होगा, 3 से 4 महीने के लिए। 1 मंथ टू 3 मंथ, 3 मंथ टू 6 नहीं, 2 to 3 नहीं, 3 मंथ, 1 मंथ से लेकर 3, कन्फ्यूजन हो जाता है। और ये वो होता है 24 घंटा जो हमारा रैपिड सैंड फिल्टर होता है। देखो वॉशिंग पीरियड इज 24 to 48 आवर, जबकि इसका वॉशिंग पीरियड 1 to 3 मंथ, 1 से 3 मंथ। स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर। एक और 3, इसमें एक ऐसा है और 3 अक्षर है टोटल, जबकि ये इसके लिए है। और इसमें 2 ऐसा आया है, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 48, 24 से 48 घंटा याद रखना है थोड़ा। इसके लिए हम बार बार कुछ भी उल्टा पुल्टा राइट कर देते हैं। उसके लिए और भी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं, इसका भी देख लेते हैं। रेट ऑफ द फिल्ट्रेशन होता है 100 से 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। और फिल्टर एरिया इट इज यूज फॉर द स्मॉलर प्लांट ऑफ द विलेज स्लो सैंड फिल्टर। जबकि जो ये होता है इसका नहीं दिया गया है, इसका ज़्यादा होता है, 2000 4000 ऐसे कुछ होता है। द क्लीनिंग ऑफ द टॉप लेयर सैंड इज स्क्रैप्ड एंड 1.1.5 से लेकर 3 सेंटीमीटर सैंड इज रिमूव्ड ऑफ द ईच क्लीनिंग। 1.5 से 3 हटाते हैं और 1 से 3 मंथ में हटाते हैं, ठीक है। 1 से 3 मंथ में 1.5 से 3 सेंटीमीटर, ओके, याद रखना है। कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल लेवल, यही तो हो ही गया है। अगला देखते हैं। इंटरनेट वाज ओरिजिनली अ प्रोजेक्ट ऑफ द विच एजेंसी, किस एजेंसी ने किसका प्रोजेक्ट था इंटरनेट? अर्पा, न कि NSF। अर्पा क्या है ये? एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द इंटरनेट वाज नोन एज द ARPANET, which standard of the Advanced Research Project Agency Network. This was presupposed to be a big communication system of the for a accumulation of the defense of the USA, a network that might conjointly survive a nuclear attack. The internet was the development by Bob Kohn. कान में लगा के सुन सकते हैं। विंट शर्ट खरीद सकते हैं, ठीक है, विंटर शर्ट खरीद सकते हैं और कान में लगा के सुन सकते हैं सर। इंटरनेट की मदद 1970 1970 दैट वाज मेरे जन्म से 25 साल पहले इंटरनेट आ गया था, जन्म हो गया था। बिगिन द प्लानिंग ऑफ द 10 to these year grapes because of the internet. They eventually become of the fortunate national experiment of the package network. अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे गलत हुआ है। द पॉइंट ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेन ऑफ द बीम थ्रू विच द रिजल्टेंट ऑफ द एक्सटर्नल लोडिंग ऑन बीम हैज टू पास थ्रू अ ensured pure bending without twisting of the cross sectional is called. जो हमारा द पॉइंट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल प्लेन बीम ऑफ अ बीम which through the resultant of the external loading
resultant external loading of the beam has to pass through the ensure the pure bending, केवल pure bending हो without twisting, twist ना हो, केवल bend हो, ठीक है। उस केस में ट्विस्ट ना हो, केवल बेंड हो, उस केस के लिए क्या होना चाहिए, द सेक्शन ऑफ बीम इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा वो पॉइंट, कौन सा कहलाएगा जहाँ से केबल आ जाएगा, तो वो शियर सेंटर कहलाएगा। मैंने जो लगाया था मूवमेंट सेंटर, मूवमेंट आएगा तो ट्विस्ट हो सकता है मे बी। शियर सेंटर इज द पॉइंट विच इज अ कंसंट्रेटेड लोड पासेस, पहले तो लोड की बात हुई है तो हमें लगता है शियर ही आएगा लोड से डायरेक्ट, तो शियर सेंटर बोला जाएगा। विल बी ओनली बेंडिंग एंड नो ट्विस्टिंग, इट इज आल्सो नोन एज सेंटर ऑफ ट्विस्ट, ठीक है। ट्विस्टिंग नहीं होती है लेकिन इसको ट्विस्टिंग के नाम से जाना जाता है, सेंटर ऑफ ट्विस्ट। नो ट्विस्टिंग एट द रेट सेंटर ऑफ ट्विस्ट, इट इज द पॉइंट थ्रू विच द रिजल्टेंट ऑफ द शियर पासेस, शियर रिजल्टेंट पास होता है यहाँ पे। ओके, to avoid twisting and only case bending, it is necessary for the force of the act through a particular point which may not coincide with the centroid. Which may not coincide with centroid. अगला क्वेश्चन देखते हैं। Eutrophication of water bodies is caused by the nitrogen, discharge of the nutrients, excessive discharge of the nutrients, eutrophication होने लगता है। Eutrophication of the accelerated growth of the algae। चलिए एथ्रोफिकेशन का एक फ़ोटो ले लेते हैं ताकि याद रहे। एथ्रोफिकेशन है, न्यूट्रिएंट्स, eutrophication, nitrogen, phosphorus, these nutrients cause increase of the phytoplankton, sediment form of the land, block sunlight, loss food habit and oxygen production. Eutrophication, nitrogen, phosphorus, these nutrients cause of the increase of the phytoplankton, algae boom, algae dies, decays, sedimentation from land, block sunlight, sage grass,
चलिए रनिंग आउट हो रहा है स्पेस। Eutrophication can accelerate of the growth of the algae high from the plant of the life case by the enrich of the water of the nutrients, especially compound of the nitrogen and phosphorus. ये हो गया. It induce at a undesired distribution of the balance of the organism presence on the water and the quality of the water concerned. The main case of the eutrophication is large input of the nutrients to a water. Large input of nutrients to the water body and the main effect of the imbalance of the food web. The resultant high level of the phytoplankton biomass in stratified water bodies. This can be lead of the algae bloom. तो ये तुम्हारा पूरा न्यूट्रिफिकेशन हो गया है. फाइटोप्लांट्स ग्रोथ, ये है फाइटोप्लांक्टन ग्रोथ ऑफ द सेगा ग्रास. एक सेगा ग्रास है. यहाँ पर डेड होने लगता है, ठीक है, होना था, एल्गी बूम होने लगता है, एल्गी डाई हो जाती है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. द पर्पस ऑफ वेल पॉइंट सिस्टम इज. हमने रजिस्टिंग सॉइल प्रेशर. वेल पॉइंट सिस्टम का पर्पज होता है डिवाटरिंग करना. The purpose of the well point system is dewatering. A well point system is system of the wells that use of the lower of the water table in the ground. Well point system. It can be done for the various reason which can be prepared of the construction of the site for the excavation. Preparation a construction site for excavation. Repairing or replace underground utilities, stabilize slope, or dewater a flooded area. Additional from a well point system typically consists of a series of smaller diameter wells are installed around the perimeter of area of the dewatered. Series small diameter wells are installed around the perimeter of the areas to be dewatered. The well are connected to a pump which remove water from the wells and lower the water table. Desilting बोला गया है. Desilting is the process of the removal of the silt from water. और resisting soil pressure क्या होता है? Resisting soil pressure is the ability of the structure withstand the force exerted by the soil. Ability of the structure to withstand the force exerted by the soil. Forming dewater foundation. It is a process of the construction foundation underwater. अंडरवाटर था, डिवाटर नहीं था, अंडरवाटर फाउंडेशन. अगला क्वेश्चन देखते हैं. इज द कलेक्टिव टर्म ऑफ द फिजिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ द डिफेक्ट लाइक क्रैक, स्पेलिंग, पॉप आउट, स्टैंडिंग एंड कोरोजन. ये तो क्या में आ जाएगा? पॉप आउट, कोरोजन, ये सर्विसिबिलिटी में आएगा. लेकिन ये है क्या? डिफेक्ट कहा जाएगा इसको? फेलियर, प्रिजर्वेशन या डिस्ट्रेस. इसको डिस्ट्रेस बोला जा रहा है. स्पेलिंग, पॉप आउट, स्टैंडिंग एंड कोरोजन.
यहाँ पे पढ़ते हैं, फिर इसका एक पिक्चर भी लेंगे। इट इज़ द कलेक्टिव टर्म ऑफ द फिजिकल डिफॉर्मेशन ऑफ द प्रॉब्लम सच एज क्रैक आ गया, स्पेल्स हो गया, पॉप आउट हो गया, स्टेनिंग हो गया, डीके एंड कोरोजन। द डिस्ट्रेस कैन बी थ्रू एज द सिम्टम इंडिकेशन ऑफ द डिफेक्ट आर प्रेजेंस, इंडिकेशन ऑफ दैट डिफेक्ट्स आर प्रेजेंट। डिस्ट्रेस लिख देंगे तो वहाँ पे ये सारे चीज़ों को एक साथ बोला गया है कि वहाँ पे क्रैक भी है, स्पेल भी है, पॉप भी है। ऐसे हम कहेंगे कि हाँ, कोई भी कॉमन टर्म बोल दें कि फेलियर हो गया, तो फेलियर क्या एक चीज़ की वजह से कई सारी चीज़ों की वजह से होता है। उसी तरह डिस्ट्रेस मतलब कई सारे डिफेक्ट एक साथ हैं। डिफेक्ट दिस आर, यहाँ पे डिस्ट्रेस था, यहाँ पे डिफेक्ट है, तो डिस्ट्रेस हो गया है कि ये सारे टर्म आएंगे कॉम्बाइनेशन में। डिफेक्ट आर द फ्लोज दैट क्रीप into structure because of the design mistakes or poor workmanship during manufacturing, fabrication and construction before the beginning its service life, or by inappropriate operation the maintained during the service life. The flow that has a potential to lead the failure become a defects. फेलियर हो सकते हैं डिफेक्ट्स की वजह से, लेकिन डिस्ट्रेस की वजह से फेलियर नहीं हो सकता है, ऑन टाइम फेलियर नहीं है। A railway yard in which wagon are received, sorted and new wagon train are formed, उसको क्या बोलेंगे हम? तो मैंने उसको संटिंग यार्ड लगा दिया था, लेकिन संटिंग यार्ड नहीं होता है वो मार्शलिंग यार्ड होता है। मार्शल, कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है, फिर से उसको न्यू बनाया जाता है, ठीक है। जैसे फौजी होता है तो फौजी को क्या करते हैं, कोर्ट मार्शल। कोई गलती करता है तो उसको कोर्ट मार्शल कर देते हैं। उसके बाद वहाँ पे उसकी सुनवाई की जाती है, फिर से उसको नई ज्वाइनिंग दी जाती जाएगी, न्यू बना दिया जाता है कि नहीं आपको ऐसे नहीं करना, वो कहते ठीक है। तो मार्शलिंग यार्ड इट इज़ द प्लेस वेयर गुड रिसीव्ड, स्टोर्ड एंड रिफॉर्म द डिस्पैच्ड and dispatched. This yard is provided with the distribution machine with facility of the receiving, sorting and dispatching wagon of their various destination onward. Marshalling yard are the network of the track, has a network of track divided into several grid of the receiving, sorting and formation and dispatching of the train. टाइप ऑफ द मार्शलिंग यार्ड क्या होता है, एक फ्लैट टाइप होता है, एक हम्प टाइप होता है, ग्रेविटी टाइप यार्ड होता है। गुड यार्ड क्या होता है, इट include the platform usually for loading and unloading goods. और स्टेशन यार्ड क्या होता है, द सिस्टम ऑफ द ट्रैक laid with the station complex. अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच टाइप ऑफ द प्लेन इज स्पेस लेफ्ट अराउंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग? In which type of plane is space left around the construction of the building? लाइन प्लेन मैंने लगाया था, डिटेल प्लेन, फाउंडेशन प्लेन, लैंडस्केप प्लेन होता है। बिल्डिंग का ये मैप बना है, ऐसा ही होता है ज़्यादातर, क्योंकि हम आयत जो हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन का टाइप का आपका बिल्डिंग बन रहा है तो बेटर माना जाता है। और रेक्टेंगुलर साइज के जो पेज में हम निकालते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप, तो ये लैंडस्केप प्लेन हो गया है, और लैंडस्केप स्पेस हो जाएगा, ये स्पेस छोड़ा गया है। विच टाइप ऑफ द प्लेन इज स्पेस अराउंड द कंस्ट्रक्शन फॉर द बिल्डिंग इज कॉल्ड लैंडस्केप प्लेन. In landscape plan, space is left around the construction of the building. A landscape plan is a plan that shows the arrangement of the natural and man-made feature on the piece of the land. Typically include the location of the trees, shrubs, flowers, walkways, patios, and other features. Additional information, line plans are the simple plan that shows the outline of the building or other structure. आउटलाइन ऑफ द बिल्डिंग बताती है लाइन प्लान, ठीक है, जो हमने लगाया था वो आउटलाइन होता है, ना कि स्पेस के लिए। डिटेल प्लान क्या होता है, और मोर डिटेल प्लान दैट शोज द लेआउट ऑफ द बिल्डिंग इंक्लूडिंग द
लोकेशन ऑफ रूम लेआउट बताती है। इंक्लूड लोकेशन ऑफ रूम, डोर्स एंड विंडो। ठीक है। फाउंडेशन प्लान शोज ऑफ द लेआउट ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द कंप्रेसिव मेंबर सब्जेक्टेड टू axial compression is defined by कर्व करस्पॉन्डिंग टू क्लासेस। कौन से क्लासेस होते हैं? वो तीनों टाइप के ABCD 4 टाइप के होते हैं। कंप्रेशन मेंबर सब्जेक्ट टू एक्सियल कंप्रेशन इज डिफाइंड बाय कर्व्स करस्पॉन्डिंग टू क्लासेस। 3-4 टाइप के होते हैं ये। हाँ, ABCD बने होते हैं ये। IS 800 2007 गिविंग बकलिंग कर्व ABCD नॉन डायमेंशनल फॉर्म ऑफ द डिफरेंस क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम कर्व A represents the quasi perfect shape curve A quasi perfect। B shape with medium imperfection। और C represent the imperfection such as a channel angles, lot of channel angles। T-shaped section, I section B। D हो जाएगा दिस मैक्सिमम इम्परफेक्शन। हॉट रोल्ड आई सेक्शन। Very thick flange and welded high section bulking of the cockrum in the minor axis। Table 10.10 800 2007 shows the buckling of the cross section along with their uses। The built up member buckling class C is used। C टाइप को यूज करते हैं। Which of these method of the tunnel construction is not suitable in rock? रॉक में कौन सा नहीं होता? ड्रिफ्ट मेथड नॉट सुटेबल। ड्रिफ्ट होता है। हैंडलिंग एंड बैचिंग मेथड भी होता है। फुल फेस मेथड भी होता है। जबकि कंप्रेसिव एयर मेथड नहीं होता है। फेल हो जाते हैं ना, जैसे पत्थर आ जाता है, कोई बड़ा पत्थर आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे बोरिंग मशीन देखी होगी आपने, कंप्रेसिव एयर भी भेजा जाता है। ठीक है, पानी के साथ, तो बाहर स्लरी चला आता है। लेकिन एयर जब पत्थर आ जाता है बड़ा, तो फिर वहाँ से कहते हैं पानी नहीं आ पाएगा और गहरा नहीं जा पाएगा, खुदाई नहीं हो पाएगी, पत्थर आ गया तो फेल हो जाता है। तो वहाँ पे जो कंप्रेसिव एयर है वो रॉक के लिए नॉट यूज किया जाता, नहीं यूज नहीं कर सकते। तो जबकि हम केवल ट्यूबवेल के लिए नहीं यूज कर सकते, तो टनल के लिए कैसे यूज कर पाएंगे? पहाड़ नहीं काट पाएंगे एयर से। उसके लिए एक्सप्लोरेशन का यूज किया जाता है। कंप्रेसिव एयर मेथड, दिस इज एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ द मेथड दैट यूज ऑफ द कंप्रेसिव एयर एंड वेरी वेल सूटेड फॉर अ सॉफ्ट एंड वाटर bearing ground। It consists of the forcing air under suitable pressure into the enclosed space like tunnel handling
to force of the backpack of the percolation water and water mix soil and thus stabilize the area of the excavation. Method of the tunneling of hard rock क्या होगा? full face method, heading and bench method, pilot tunnel method, perimeter method of tunneling, and drift method. Method of tunneling in ground, running ground, 4 laps, needle beam, linear plate, अमेरिकन, इंग्लिश, ऑस्ट्रियन, बेल्जियम, कई सारे होते हैं। अगला देखते हैं। टू अवॉइड वेपोराइजेशन पाइप द laid over the ridge so that they are not more than above the hydraulic gradient line। जो हमारी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है उससे कितना ऊपर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 6.4 मीटर बोला गया है यहाँ पे। ये हमारी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। Hydraulic gauge line HGL. It is defined as the line which gives the sum of the pressure head Py, rho g and datum. HGL line lies below the TL. टोटल एनर्जी लाइन के नीचे ही होती है HGL with a different of the velocity head। इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है वेलोसिटी हेड का। In order of the avoid vaporization of the pipeline over the ridge is laid in such a way that is not more than 6.4 meter above the hydraulic gradient line। हमारी HGL है, रोजी हो जाएगा। यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा v²/2g पर होगा। और जबकि यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे भी v²/2g जो टाइप का होगा। चौंसठ स्पीड वेपर। अंदर कैविटी formation। Rapid test indicate the intensity of pollution of water is intensity of water। Rapid test to indicate the intensity of pollution of water is dissolved oxygen। पोल्यूशन पता करने के लिए सबसे रैपिड टेस्ट कौन सा कर सकते हैं? डिजॉल्व ऑक्सीजन। टोटल डिजॉल्व सॉलिड TDS इज मेजर टोटल अमाउंट ऑफ द सॉलिड BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड measure of the amount of the oxygen required to the microorganisms to decompose organic matter। Most probable number MP and the method estimate the number of the coliform bacteria in water। dissolved oxygen DO एक होता है BOD, एक होती है DO, तो हम उसको लिए DO का यूज करते हैं। अब मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर कितनी है? 4 से कम है, 4 ppm से कम है तो मछलियाँ मर जाएंगी। आई थिंक ऐसे ही कुछ है ना, 4 से कम है कि और ज़्यादा है? मेरे को कंफर्म नहीं है, कंफर्म करके बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। डू डिजॉल्व ऑक्सीजन इज रैपिड टेस्ट that can be used in the intensity of the pollution of the water। It is simple and inexpensive test that can be performed in the field। जल्दी जल्दी पता चल जाता है। ओके
व्हाट इज द शियर एरिया ऑफ द रोल्ड आई सेक्शन फॉर माइनर एक्सिस बेंडिंग। माइनर एक्सिस बेंडिंग के लिए आई सेक्शन का क्या होना चाहिए? तो शियर एरिया क्या होता है? तो वो होता है 2b अपॉन 2b इंटू 2b TF थिकनेस ऑफ फ्रिंज। मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, ये माइनर हो गई 2b थिकनेस ऑफ द फ्लैंज एरिया, थिकनेस ऑफ फ्लैंज ये माइनर मान रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या है ये। अब मेजर एक्सिस आई सेक्शन एरिया वॉल्यूम है, एरिया ऑन वर्टिकल H इंटू TF। थिकनेस ऑफ बीम हॉट रोल्ड T इंटू TW। थिकनेस ऑफ वेब ये वाला मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस बेंडिंग आई चैनल सेक्शन ए बी शेयर एरिया है। ए बी मतलब शेयर एरिया, बी मतलब शेयर बोलते हैं ना। TB इंटू 2B दो ठो विथ ये भी हो गई टोटल। H हो गई 2B TF। क्लियर नहीं हो रहा है मेरे को ये, छोड़िए। लेकिन इसका आंसर भी याद रखना है, एरिया ऑफ द शेयर 2B इंटू TF। हाँ शेयर किस पे आएगा? फ्लैंज पे आएगा। थिकनेस ऑफ फ्लैंज ये हो जाएगी, तो ये हमारा शेयर एरिया हो जाएगा। यहीं पे बोला जाएगा कि कोई और माइनर एक्सिस के बेंडिंग आई सेक्शन, माइनर एक्सिस बेंडिंग, माइनर एक्सिस बेंडिंग। The unit of the viscosity is kilogram per meter into hour। viscosity yeah, SI unit of the viscosity of Pascal second। we pass Pascal। It is also expressed in the base unit of the kilogram per meter per second or another millipascal MFP। डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा MLT इनवर्स L इनवर्स T इनवर्स, ये हो जाएगा इसका। जबकि फॉर काइनेमेटिक विस्कोसिटी वी हैव द ऐसा यूनिट ऑफ द काइनेमेटिक स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेकेंड।
काइनेमेटिक पूछेगा तो ये है, जबकि विस्कोसिटी की पूछेगा तो ये है नॉर्मल। इसका हो जाएगा एम इनवर्स एल स्क्वायर टी इनवर्स, जबकि इसकी एम हो जाएगी M1 M0 M1 L इनवर्स T इनवर्स। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इधर होगा शायद। नेम ऑफ द एसिड प्रेजेंट इन नीटल स्टिंग, बिच्छू के डंक में। एसिड कौन सा होता है? मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड is present in the needle sting. Needle sting has the methanoic acid commonly called formic acid, HCOOH, formic। मेथेनोइक एक IC oxalic acid is organic compound of the formula H2C2O4, oxalic। It is a color crystalline solid that form the colorless solution in the water. Acetic acid, vinegar, acetic acid CH3COOH, adding 5 to 8% of the acetic acid in water is vinegar। 5 से 8% ऐड होता है वाटर। विनेगर इज एसिडिक ऑफ द नेचर विच pH is 2.5। citric acid represents the lemon, citric vitamin C। मैथेनोइक मैथेन में मैन की फो आ रही है, यहाँ पे बिच्छू, यहाँ पे मैन। रिलेट कर लो आगे क्या होता है। मेरे को नाम ले मैथेनोइक। Which type of gate is generally used by the navigation dams? नेविगेशन डैम है तो उनके पास कैसा गेट रहेगा? तो वो है, देखो, वर्टिकल लिफ्ट, जो कि लंदन साइड में कहीं यूज किया जाता है, फिर रख दिया जाता है। रोलिंग गेट, ऐसा तुमने कहीं सुना नहीं है। ड्रम गेट, वर्टिकल लिफ्ट इसको भी बोल सकते हैं, रोपे से रोटेट करके ऊपर कर दिया जाएगा। ड्रम गेट इसका भी नहीं मुझे पता है। बियर ट्रैप गेट, ये भी नहीं हमको पता है क्लियर, लेकिन देखते हैं बियर ट्रैप गेट क्या होता है। डिट आर नोन एज द मूवेबल ड्रम गेट। मूवेबल ड्रम को हम बियर ट्रैप का वो कहते हैं। A beer trap gate consists of the two leaves of the steel with one leaf hinged on the upstream side and other are downstream side over the crust. The beer trap gate are suitable for low navigation dam. These gates have a wide base but a deep recess is not required. Deep recess is not required. This gate may be designed to operate automatically. Rolling at hollow steel cylinder large diameter
height of opening and spanning between the piers. Drum gate, usually longer span of the order of 40 span or so, the medium height of 10 meter. The drum gauge consists of the segment of the cylinder that can be placed on the spillway and top of the spillway. Tenor gate भी है. A tenor gate, radial gate, has the upstream face cylinder. The axis of the segment of the cylinder forming upstream face is horizontal. The face is formed of the steel skin plate shaped a segment of the hollow cylinder supported of the steel framework. ठीक है, तो जो हमारा लो नेविगेशन के लिए जो यूज होगा वो हो जाएगा बियर ट्रैप गेट. अगला क्वेश्चन देखते हैं. द रिप्रेजेंटेड ऑफ द करेक्टरिस्टिक EBC DIC extended binary coded interchange code is used. 8-bit extended binary coded decimal extended code is 8-bit character encoding used mainly IBM mainframe and IBM mid-range computer operating system. EBDIC was devised in 1963 and 1964 by IBM. It is a 8-bit character encoding development separately from the 7-bit ASCII encoding scheme. पाँच तीन आठ ओके. Which piles are formed by the driving of the steel tube and throwing filling the concrete and upward extension of the and downward tempering blow alternatively. ये फ्रेंकी पाइल तो है नहीं, डुप्लेक्स भी नहीं, बाई प्रोपाइल. पहले स्टील ट्यूब को हम डाल देते हैं, फिलिंग कंक्रीट कर देते हैं, फिर इसको बाहर निकाल लेते हैं. मतलब धीरे धीरे ऊपर करते जाते हैं, इसको धीरे धीरे कूटते जाते हैं. बाई प्रोपाइल. सो स्टैंड बाई प्रोपाइल आर मेड ऑफ द साइज ऑफ द 45 से 50 सेंटीमीटर डायमीटर एंड लोड फॉर द 60 से 70 टन. 40 50 60 70 40 50 60 70 टन सेंटीमीटर. A steel tube containing of the cast iron shoe included at the bottom of the process of the 2 to Titan hammer run by a steam in the by compression air provided in the 40 blow per minute with a stroke approximately 1.5 meter by प्रोपाइल. लगता है जो वहाँ पे बन रही थी ना हनुमान मंदिर के पास में, वो बाई प्रोपाइल ही थी. Absorption capacity of the aggregate maximum amount of the water WSST of minus BOD minus WOD minus WOD into 100. क्या ही है ये? Saturated पता नहीं क्या है. अगला देखते हैं. वैसे टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया है.
लास्ट क्वेश्चन है, इन विच मेथड ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द मेसनरी वॉल एट प्लिंथ लेवल टेकन द कैलकुलेशन ऑफ द क्वांटिटीज, क्रॉसिंग मेथड। ओके, फिर से रिवाइज करेंगे यहीं से यही क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, धन्यवाद।